ये पूरा कंप्लीट कर लिया था। इडियोग्राम किसे कहते हैं ये भी देख लिया था। है ना, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डील कर ली थी कल। ये देख लिया था स्पेशल टाइप्स के क्रोमोसोम होते हैं, पॉलीटीन क्रोमोसोम, लैम्ब्रोज क्रोमोसोम और बी क्रोमोसोम। ठीक है, किसमें पाया जाता है ध्यान में रखिएगा। बी क्रोमोसोम को क्या कहा जाता है, बार बॉडी भी कहा जाता है, ध्यान रखना, बार बॉडी। ये क्या होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होते हैं जो कि नॉन एसेंशियल होते हैं, है ना, फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट। बिकॉज एक जो आपका सेट है वो सफिशियंट है प्रोटीन्स को बनाने के लिए, तो दूसरा सेट जो होता है वो इनएक्टिव पीसेस में हमको देखने को मिलता है, इनएक्टिव होता है ये। ठीक है, ओके। फिर हम बात करते हैं डीएनए डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन की। इसके लिए एक स्लाइड ले लेते हैं। देखो, अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो आपके नॉर्मल कंडीशन में जो डीएनए होता है वो कैसे होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है, मतलब ये ऐसे हमको देखने को मिलता है। बट हम जब इसे बहुत ज़्यादा हीट दे देते हैं या फिर हम इसको एडवर्स कंडीशन में डाल दे रहे हैं, यहाँ पर एडवर्स कंडीशन सिर्फ और सिर्फ हम क्या ले रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं हीट का। ठीक है, हीट कर दिए। जब हम इसको हीट करते हैं, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, अपना जो बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसके थ्रू ये स्टेबलाइज हो रहा था आपका जो ये है दो हेलिक्स, है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। ब्रेक करके ये डीनेचर्ड हो जाता है। ध्यान रखना, डीनेचुरेशन अलग प्रोसेस है, डीनेचुरेशन अलग प्रोसेस है और डिग्रेडेशन अलग प्रोसेस है। ठीक है, डीनेचुरेशन में क्या होता है, डबल हेलिक्स से सिंगल हेलिकल सिंगल स्टैंड फॉर्म में आना। ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ना, डबल स्टैंड स्ट्रक्चर है, डबल स्टैंड है, ये जब सिंगल स्टैंड कंडीशन में आ जाता है तब हम इसको डीनेचुरेशन बोलते हैं। डिग्रेडेशन कब बोलेंगे, जब इसके इंडिविजुअल न्यूक्लियोटाइड्स को हम यहां से डिग्रेड करके निकाल देंगे। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे डिग्रेडेशन। समझ गए। तो जब हम इसको हीट देते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है और ब्रेक होने से ये जो आपका डबल स्टैंड डीएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है। इसे बोला जाता है डीनेचुरेशन का प्रोसेस। ठीक है, नॉर्मल हम इसको डीनेचुरेशन बोलते हैं। अब ये जो डीनेचुरेशन है इसे रिवर्स किया जा सकता है। कैसे रिवर्स करेंगे, हम अब क्या करेंगे, जितने हीट इसको दिए हैं उतने ही हम इसको कूल कर देंगे। ठीक है, तो पहले क्या कर रहे हैं, हम हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ये डीनेचर हो गया, डीनेचर होके सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। जब हमने इसको कूल कर दिया या टेम्परेचर को लो कर दिया तो ये खुद ही अपने आप को कॉइल करके डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में ला दिया। तो ये दोनों ही डायरेक्शन में काम कर सकता है। ठीक है, अब ये जो डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन का कॉन्सेप्ट है, ये जो प्रोसेस है जहां पर ये सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है इसे हम बोलेंगे डीनेचुरेशन। ठीक है, और जहां पर ये कूल करने के बाद फिर से अपना डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ले रहा है, इसको हम बोलेंगे रीनेचुरेशन। ठीक है, तो ये जो डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन काइनेटिक्स है, इसमें हमको ये चीजें जो है समझने की जरूरत है कि हीट देंगे तो डबल स्टैंडर्ड से वो सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में चला जाएगा और जब हम इसको कूल कर देंगे तो ये फिर से डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में चला जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा है, डीनेचुरेशन इज डिफाइंड एज अ सेपरेशन ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए डुप्लेक्स। इट इज कॉल्ड एज मेल्टिंग ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो कॉम्प्लीमेंट्री दो स्ट्रैंड्स होते हैं उसका सेपरेशन हमको दिखाई देता है।
डबल हेलिक्स, सिंगल हेलिक्स कंडीशन में आ जाएगी। इसे मेल्टिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। डीएनए मेल्ट हो रहा है, मतलब उसके बीच का जो स्टेबलाइजिंग बॉन्ड है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड, वो ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद आपको वो सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में देखने को मिल रहे हैं। देखिए, ध्यान रखिएगा, डीनेचुरेशन में आपका मेनली जो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म है और स्टैकिंग इंटरेक्शंस है, यही डिस्टर्ब होता है। जबकि डिग्रेडेशन में आप देखेंगे कि जितनी भी इंटरेक्शन डीएनए को बनाने में हेल्प कर रहा है, चाहे वो आपका हो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, है ना, चाहे वो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह हो, वो सारे के सारे बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, तो उसे हम डिग्रेडेशन बोलेंगे। ओके, फिर यहाँ पर देखो, रीनेचुरेशन में क्या होता है? रीनेचुरेशन में रीएसोसिएशन होता है ऑफ टू सेपरेटेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड। जो दो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड को हमने सेपरेट किया था, उसे फिर से रीएसोसिएट करेंगे तो उसे हम रीनेचुरेशन कहेंगे। और रीनेचुरेशन को री अनिलिंग कहा जाता है, अनिलिंग प्रोसेस बोला जाता है ना। तो जब भी हमको रेप्लिकेशन कराना है, हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है? डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ता है, ताकि हम इसे एज अ टेम्पलेट यूज कर सके। अगर टेम्पलेट ही नहीं रहेगा तो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा क्या? नहीं होगा, है ना। इसीलिए डीनेचुरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है और रीनेचुरेशन भी जरूरी है। ठीक है, तो समझिए, रीनेचुरेशन मतलब अनेलिंग होता है और डीनेचुरेशन मतलब मेल्टिंग होता है। अब यहाँ पास कॉन्सेप्ट आता है सी वैल्यू का। ध्यान रखिएगा, सी वैल्यू क्या होता है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो सी वैल्यू क्या है? इज द अमाउंट ऑफ डीएनए इन हैप्लॉइड जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। It varies over the very wide range, with a general increase in C value with complexity of organism from prokaryote to invertebrates, vertebrates, plants। ठीक है, देखो यहाँ पास क्या बोला जाता है, सी वैल्यू क्या होता है आपका? अगर आप हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की बात करोगे, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, देखो दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक तो हैप्लॉइड होगा, एक तो डिप्लॉइड होगा, मेनली, है ना। मेनली हम कंसीडर करते हैं एक तो हैप्लॉइड होता है, दूसरा जो होता है वो कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। तो अगर हैप्लॉइड के होल जीनोम की बात की जा रही है ना, तो ये हम इसको क्या बोल रहे हैं? सी वैल्यू बोल रहे हैं। अगर हम इसी को डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में बात करेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं इसको? हाफ ऑफ द डिप्लॉइड जीनोम बोल सकते हैं, या हाफ ऑफ द डीएनए कॉन्सेंट्रेशन बोल सकते हैं। जी, समझ में आया क्या बोल रही हूँ? सी वैल्यू क्या होती है? एक और लेती हूँ मैं, ये थोड़ा सा समझने वाला चीज है ना, क्योंकि काइनेटिक्स है, तो ध्यान से सुनिए क्या क्या बोल रही हूँ। देखो मैंने क्या कहा, देखो मैंने कहा सी वैल्यू के बारे में, दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। ठीक है, यहाँ पर हमने इसका डेफिनेशन पढ़ा है कि ये अमाउंट ऑफ डीएनए इन हैप्लॉइड जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म होता है। मतलब हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, एन ऑर्गेनिज्म का जो जीनोम है, होल जीनोम है, डीएनए है ना, पूरा का पूरा जो जीनोम है, ये आपका सी वैल्यू कहलाता है। अगर हम डिप्लॉइड की बात करेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये हाफ ऑफ द डीएनए कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, या फिर जीनोम हो जाएगा, हाफ ऑफ द जीनोम। इसको हम क्या बोलेंगे? सी वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, अभी सी वैल्यू क्या कहता है? तो सी वैल्यू कहता है, सी वैल्यू कहता है कि जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म लोअर से हायर में जाता है, मतलब अगर हम बात करें एनिमल किंगडम की, तो एनिमल किंगडम में सबसे पहले कौन आया? तो इनवर्टिब्रेट्स आए, फिर उसके बाद वर्टिब्रेट्स आए। ठीक है, तो लोअर ऑर्गेनिज्म में क्या आ जाएगा? इनवर्टिब्रेट्स, फिर इधर आ जाएगा हायर में वर्टिब्रेट्स। तो जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है, जैसे जैसे आप हायर लेवल में जाते जाते हो, आपके जो जीनोम है ना, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। ये कहता है सी वैल्यू। ठीक है, पहले तो ध्यान रखना सी वैल्यू क्या होता है? तो डीएनए का जीनोम का हाफ ऑफ द कंसंट्रेशन डिप्लॉइड के केस में, और हैप्लॉइड के केस में पूरा जीनोम, उसका जितना भी जीनोम होगा उसे हम सी वैल्यू करेंगे। सी वैल्यू
क्या बताता है कि जैसे-जैसे लोअर टू हायर ऑर्गेनिज्म की ओर हम बढ़ते हैं, जीनोम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, ठीक है? बट ये हमेशा होता है क्या? नहीं, ये केस जो है ये कुछ ही हद तक सही होती है ना? जैसे-जैसे हम हायर यूकैरियोट्स में जाते हैं, वैसे-वैसे हम देखते हैं कि ये जो आपका सी वैल्यू का फिनोमिना है, वो सही नहीं रहता है। उसमें हमको कुछ लूप्स देखने को मिलता है। इसी को बोला जाता है सी वैल्यू इनिग्मा या फिर सी वैल्यू पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मतलब क्या होता है? एक्चुअल में लोअर टू हायर जाने पर कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होनी चाहिए थी, बट हम देखेंगे कि जो एक्चुअल वर्ल्ड है ना, जो हमारे आसपास के इन्वायरमेंट है, उसमें ये चीजें नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाता है? पैराडॉक्स बोला जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा है सी वैल्यू इनिग्मा और सी वैल्यू पैराडॉक्स रिफर्स टू द लैक ऑफ कोरिलेशन बिटवीन बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी एंड द इंट्यूटिव एक्सपेक्टेड प्रोटीन कोडिंग जीनोम इंफॉर्मेशन और डीएनए कंटेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोरिलेशन बता रहा था सी वैल्यू कि जैसे-जैसे हम हायर लेवल में जाएँगे कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। इसे इन्होंने बताया कि ये कुछ ही हद तक सही होते हैं, हमको पूरी तरीके से ये होते हुए दिखाई नहीं देता है। ठीक है? अगर हम बात करेंगे हायर ऑर्गेनिज़्म में, तो हायर ऑर्गेनिज़्म में ज़्यादातर हमको जो सी वैल्यू है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा कम देखने को मिलती है एज़ कंपेयर टू मिडिल वन। ठीक है? तो देखो इसको कैसे समझोगे आप लोग? इधर एक्चुअल में होना ये चाहिए था, है ना? एक्चुअल में होना ये चाहिए था, बट ये होता नहीं है। ये नहीं होता है। क्या होता है? जैसे ही हम लोअर से हायर की ओर जाते हैं, वैसे ही कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज़ होती है। ठीक है? अब ये कॉम्प्लेक्सिटी से क्या मतलब है? तो यहाँ पर ध्यान से सुनती जाइए। एक तो होता है आपका कॉम्प्लेक्स जीनोम, एक होता है आपका डीनेचुरेशन और एक होगा आपका रीनेचुरेशन। ठीक है, तो देखो कॉम्प्लेक्स जीनोम अगर होगा, यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें ना, कॉम्प्लेक्स जीनोम होगा तो कॉम्प्लेक्स जीनोम कैसे होगा? ऐसे जीनोम जिसमें सीजी की वैल्यू ज्यादा होगी, सीजी मतलब साइटोसिन और ग्वानिन। ठीक है, ऐसे जीनोम जिसमें हमको रिपीट्स कम देखने को मिलेंगे, रिपीट्स कम देखने को मिलेंगे, और जिसका लेंथ जो है वो हाई होगा। ठीक है, यहाँ पास ए टी का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, तो ऐसे जीनोम जो है वो कॉम्प्लेक्स होंगे, और कॉम्प्लेक्स जीनोम को रीनेचुरेशन कर पाना मुश्किल होता है। ठीक है, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे रीनेचुरेशन जो है वो कम होते जाता है। ठीक, अगर आपका ये सारे के सारे फिनोमिना उल्टा हो गए, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। ये कॉम्प्लेक्सिटी हाई होती है ना, अगर हमको कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज करवानी है तो हम क्या कर देंगे? यहाँ पर सी जी की कंसेंट्रेशन को कम करवा देंगे, रिपीट्स को बढ़ा देंगे। ठीक है, लेंथ को कम कर देंगे। छोटा लेंथ होगा तो जल्दी से वो रीअनील हो जाएगा, है ना?